Anatomy of esophagus. So हमें पता है esophagus is a fibromuscular tube extends from the pharynx to the cardiac end of the stomach, यानी from the lower border of cricoid cartilage at C6 vertebrae to the cardiac end of stomach at T11 vertebrae. MCQ आ सकता है esophagus extend करता है from C6 to T11 vertebrae. ठीक है, अब हमें ऐसे लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. इसोफेगस में लेटरल कर्वेचर्स आते हैं 3. एक बिल्कुल स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करता है, फिर थोरेसिक जो उसका पार्ट होता है इट मूव्स टू द राइट, एंड लास्टली जस्ट बिफोर एंटरिंग या पियर्सिंग द डायाफ्राम इट मूव्स टू अ लिटिल लेफ्ट साइड. ठीक है, सो ये लेटरल कर्वेचर्स होते हैं, या इस तरह इसोफेगस बेंड होता है इधर उधर. ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द कंस्ट्रिक्शंस इन इसोफेगस. तो ये 3 ही होती हैं. फर्स्ट वन इज़ द फेरिंगो इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन, यानी जहाँ बिल्कुल स्टार्ट होता है इसोफेगस. ठीक है, इट इज़ यानी एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रे, एंड इट इज़ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. टोटल इसोफेगस की लेंथ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. सो जब हम कंस्ट्रिक्शंस देखते हैं ना, तो वो इसोफेगोस्कोपी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हम इंसाइजर टीथ से डिस्टेंस रखते हैं कंस्ट्रिक्शंस का. ठीक है, सो फ्रॉम द इंसाइजर टीथ 15 सेंटीमीटर हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होती है, फिर 25 सेंटीमीटर पे सेकेंड कंस्ट्रक्शन होती है, जो कि क्यों आती है व्हेन द इसोफेगस इट क्रॉसेस द एओर्टा एंड द ट्रेकिया. एंड थर्ड कंस्ट्रक्शन इज व्हेन इट पियर्सेस द डायफ्राम में इसोफेजियल हाइटस में जब एंटर करता है, तो उससे पहले आती है बिल्कुल, यानी एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्री, एंड इट इज़ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. सो ये हो गई एनाटमिकल कंस्ट्रक्शन. अच्छा, मैं बताना भूल गई, जो सेकेंड हमारी एनाटमिकल कंस्ट्रक्शन थी वो T4 के लेवल पे थी. मेन इंपॉर्टेंट आर द एनाटमिकल कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, क्योंकि फॉरेन बॉडीज जो है ना उससे इन रिलेशन इंट्रैप हो जाती हैं इसोफेगस में. अब आते हैं हम वॉल ऑफ इसोफेगस के ऊपर. तो हमें पता है म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, मस्कुलर लेयर होती है, और फिर फाइब्रस लेयर होती है. सो म्यूकोजा क्या है हमारा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है हमारे इसोफेगस में. सब म्यूकोजा उसको मस्कुलर लेयर से जोड़ता है. मस्कुलर लेयर में 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर. जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं एट द लोअर एंड वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बना देते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैसे भी इसोफेगस के 3 पार्ट हैं. सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरैसिक होता है, एंड देन द एब्डोमिनल पार्ट होता है. बट हम थोड़ा मसल्स को देखने के लिए इसोफेगस को डिवाइड करते हैं इन द अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3 पार्ट. सो जो अपर 1/3 पार्ट होता है उसमें सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो लोअर 1/3 पार्ट होता है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और जो मिडिल 1/3 पार्ट होता है उसमें दोनों स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ मसल्स होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ब्लड सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस नर्व के थ्रू मिलती है, और सिंपैथेटिक सप्लाई सिंपैथेटिक ट्रंक के थ्रू. लिम्फेटिक्स की बात करें तो अपर 1/3 डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है, मिडिल वाला मीडियास्टेनल, पोस्टीरियर मीडियास्टेनल, एंड लोअर वाला इनटू द गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स. फिर वही फिजियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि रिलेटेड होता है, और लोअर वाले का गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करना होता है. मिडिल पोर्शन में सिर्फ एक्टिव पेरिस्टल्सिस होती है. ठीक है, फिर सोलिंग की फिजियोलॉजी लिखी हुई है कि हमारे पास एक ओरल फेस होता है जिसमें सलाइवा से यूं हो के फूड बोलस बन जाता है. फिर आता है फेरेंजियल फेस. फेरेंजियल थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा सॉफ्ट पैलेट हमारे पैसिव रिज जो होती है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पर, उसके साथ मिलकर जो है वो नेज़ोफेरिंक्स को क्लोज करती है. नेज़ोफेरिंक्स के बाद हमारा ओरोफेरेंजियल इस्मस क्लोज हो जाता है कि अंदर जाने के बाद दोबारा मुंह में खाना ना आ जाए. फिर क्या होता है कि लैरिंग्स क्लोज करता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हमेशा से समझते आते थे कि एपिग्लॉटिस इज एसेंशियल फॉर द क्लोजर या स्वॉलोइंग, क्योंकि अगर एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होगा तो फूड लैरिंग्स में चले जाएगा. बट दैट्स नॉट ट्रू. एपिग्लॉटिस ना भी हो तो भी रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, एराइपिग्लॉटिक फोल्ड्स वो कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, वोकल फोल्ड्स क्लोज हो जाते हैं. ऑल ऑफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैरिंग्स, और लैरिंग्स खुद थोड़ा ऊपर को आ जाता है सॉफ्ट पैलेट के करीब ड्यूरिंग स्वॉलिंग. बच्चों में तो पूरा ही सॉफ्ट पैलेट के साथ आगे जुड़ जाता है. सो क्लोजर ऑफ लैरिंग्स होती है. एंड लास्ट इज कि जो हमारा क्रिकोफेरेंजियस मसल है, या कह लो द अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है फेरेंजियल मसल्स की, जिसकी वजह से फेरिंक्स से फूड अब इसोफेगस में चला जाता है. तो हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है विच इज़ द इसोफेजियल स्टेज. सबसे पहले था ओरल कैविटी वाला, ओरल और बक्कल फेस. फिर आया फेरेंजियल फेस जिसमें हमने पढ़ा क्लोजर होता है नेज़ोफेरिंक्स का, ओरोफेरेंजियल इस्मस का, लैरिंग्स का, और कंस्ट्रक्शन होती है रिलैक्सेशन होती है क्रिकोफेरेंजियस मसल की, और कंस्ट्रक्शन हो जाती है फेरेंजियल मसल्स की. अब लास्ट आता है इसोफेजियल फेस जिसमें ऑब्वियसली
क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, अपर वाला स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और लोअर वाला भी करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड को कौन प्रिवेंट करके रखता है, टोन ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर, पिंच कॉक इफेक्ट ऑफ डायाफ्राम, म्यूकोजल फोल्ड्स एंड द ईसोगैस्ट्रिक एंगल।